नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कभी कभी अनजाने में किसी गलती की वजह से या आप खुद करो या कोई दूसरा कर दे, कुछ ऐसी गलती हो जाती है और वो गलती हम उस टाइम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो गलती धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक विकराल रूप धारण कर लेती है और तब हम संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। ऐसी ही एक बात शोभित के साथ में हुई थी। शोभित टैक्सी ड्राइवर हैं, प्रयागराज जिला के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के। और ये जो घटना इनके साथ में घटी थी ना, साल था 2008 का। शोभित नौजवान थे और अपना टैक्सी चलाने के काम करते थे, रात में भी दिन में भी। दिन में 12 बजे तो आसपास वो अपने काम पर निकलते थे और रात को 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक अपने घर पहुंच जाते थे। किराए के घर में रहते थे शहर में, और उनका जो परिवार था, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। उनका पूरा परिवार गांव में रहता था। तो क्या हुआ था उनके साथ में, ऐसी क्या घटना घटी थी जिसके लेकर के शोभित बहुत ही परेशान थे। उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू में, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शोभित है। मैं टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी चलाने का काम करता हूँ। मेरा जो परिवार है पूरा गांव में रहता है, लेकिन मैं एक किराए का मकान लेकर के और अपने टैक्सी शहर में चलाया करता था। और हफ्ता दिन, 2-4 दिन पर मैं अपने गांव भी जाता था। एक आध दिन अपने गांव में गुजारने के बाद अब फिर मैं शहर में लौट आता था, अपने काम पर लग जाता था। मेरा परिवार गरीबी में जी रहा था, पैसे की ज़रूरत थी। खेती बाड़ी जो थी बहुत नामात्र की थी। पिता जो थे खेती बाड़ी तो करते थे, लेकिन कभी खेती बाड़ी कुछ हो भी जाती थी और कभी वो भी नहीं होती थी। ऐसे ही हमारा समस्या था। मैं अपने परिवार में इकलौता लड़का था अपने पिता का, और मेरी 3 बहनें थीं। जो भी जमा पूंजी था पिताजी के पास में, जो जर जमीन, वो सब बेच बाज करके तीनों बहनें का शादी किया था। अब मेरा नंबर था। आज जब मेरा नंबर आया था ना, तो कहूँ ना कि पूरा घर साफ हो चुका था। छोटी मोटी बस जमीन बची हुई थी। अब मैं नहीं चाहता था कि मेरी शादी ब्याह इस तरीके से हो जैसे मेरी बहनें की हुई है, खेत बेच करके, गिरवी रख करके। मैं नहीं चाहता था किसी से कर्ज ले करके। तब मैं टैक्सी चलाने का काम शुरू किया था। हमने एक दोस्त का मदद लिया था। उस दोस्त ने ही मुझे टैक्सी चलाना सिखाया, और फिर एक सज्जन से मुझे टैक्सी भी किराए पर दिलवाया। और इसके बाद हमारा काम चलने लगा था। कुछ पैसा मैं जोड़ बैठा था और कुछ अभी भी जोड़ना था, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने घर को सही करना था। जब भी बरसात आती थी तो छत और घर टपकने लगता था। जब तक बरसात ख़त्म नहीं हो जाती थी तो हम लोग चैन की नींद ले भी नहीं पाते थे। और हमारे घर में कौन सा रिश्तेदार आएगा, कहाँ उसको बिठाएंगे टूटे फूटे घर में। जो भी आएगा वो अपनी बेटी के लिए तो अच्छा ही घर देखेगा ना। पहले तो घर ही देखता है, इसके बाद परिवार, कि हमारी बेटी आखिर रहेगी कहाँ पर, उसका रहने का ठिकाना सही है कि नहीं है। हर माँ बाप यही सोचता है। मुझे भी लगा कि कुछ पैसा मैं जोड़ लिया हूँ, अब कुछ पैसा और जोड़ लेता हूँ, पहले घर का काम करा लूँगा, और इसके बाद जो भी होगा शादी ब्याह अब आगे देखा जाएगा। मैं टैक्सी लेकर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर खड़ा रहता था। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा रेलवे स्टेशन पर, अगर चक्कर लेके आगे रेलवे स्टेशन पर तो खाली तो नहीं जाना था। वहाँ से मैं वहीं पर आसपास में रुक जाता था। कोई ना कोई सवारी मुझे मिल ही जाती थी। मैं एक सवारी लेकर के रेलवे स्टेशन पर आया था। अब सवारी तो मैंने छोड़ दिया। रात का करीब 10 के आसपास का टाइम था। मुझे लगा कि अब मेरी एरिया की सवारी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं इंतज़ार करने लगा। आखिरकार 2 ट्रेन आ जाती है, एक अप एक डाउन, और दोनों में सवारी भर भर करके उतर रही थी। अब जो जितनी टैक्सी थी वहाँ पर, ऑटो रिक्शा था, सब तकरीबन फुल हो चुका था। जब तक
आगे वाले पार्किंग से फुल ना हो और तब तक मेरी सवारी मेरे पास में पहुंचती भी नहीं थी, क्योंकि हम पार्किंग का हिस्सा तो नहीं थे, वहाँ के स्टैंड का हिस्सा नहीं थे। वहाँ हम टैक्सी अपना लगा भी नहीं सकते थे, हम तो रोड पर टैक्सी रखते थे और वहाँ भी बड़ी मुश्किल से हमें अब सवारी लेना होता था। और इसके बाद एक बूढ़ा बाबा जो अपने हाथ में एक थैला लेकर के, हाथ में छड़ी, सर के बाल सफ़ेद, दाढ़ी भी सफ़ेद, वो मेरे पास में आते हैं। मुझे लगा कि कहीं तीर्थ स्थल पर जाएंगे, गंगा नहाने जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे इस उम्र में। गले में कंठी माला लगा हुआ था, रुद्राक्ष का माला लगा हुआ था और काला टीका किए हुए थे। वो आते हैं मेरे पास में, अरे बेटा खाली है आपकी टैक्सी? मैं कहता हूँ हाँ बाबा जी बिल्कुल खाली है, कहाँ चलना है? कहते हैं बेटा चलना तो है ही है, अगर कहो तो मैं तुम्हारी टैक्सी में बैठ जाऊँ। मैं कहता हूँ बाबा बिल्कुल बैठ जाइए, लेकिन चलने से पहले तो बताना पड़ेगा ना कि मैं कहाँ आपके लेके चलूँ। अब अपने आप तो लेके नहीं जाऊँगा ना। बाबा जी हंस दिए, शायद उनको लगा कि ड्राइवर सही कह रहा है। और तब कहते हैं कि बेटा तुम बुरा तो नहीं मानोगे। मैं कहने लगा किस बात का बुरा? क्या है आपने ऐसी कोई बात कर दिया, किस बात का बुरा मानेंगे? और तब कहते हैं कि मैं आपकी टैक्सी में बैठ गया, भाड़ा तय नहीं हुआ ना, मैं बताया कि मुझे कहाँ तक जाना है। इस बात का मुझे फिक्र हो रही थी, कहीं मुझे दोबारा उतार तो नहीं दोगे। मैं कहने लगा कैसी बात कर रहे हो बाबा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बता दो कि आपको जाना कहाँ है। और तब कहते हैं कि बेटा जाना तो मुझे 2 जगह पर है। मैं चाहता हूँ कि रात भर के लिए टैक्सी अब तुम बुक कर दो, रात भर मेरे साथ में रहो। हो सकता है कि 3 बजे सुबह में, 4 बजे सुबह में मैं फ्री हो जाऊं और फिर मुझे इसी स्टेशन पर छोड़ देना। मैं तो बड़ा खुश हो गया था, लेकिन जब उनकी दशा देख रहा था कि शरीर पर सही ढंग के कपड़े नहीं थे, थैला लिए हुए थे, तो क्या इतना पैसा मुझे दे पाएंगे? शक तो हो रहा था कि पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। फिर वो पूछते हैं अरे बेटा तुमने पैसा नहीं बताया, बता भी दो। और तब मैं उनके दशा दिशा देख करके थोड़ा कम पैसे ही बताया। बाबा जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे फिर क्या देरी है, चलो बेटा। और फिर मुझे कहते हैं कि इस कॉलोनी के अंदर हमें पहले चलना है और उसके बाद एक जगह पर फिर हमें जाना है। दोनों जगह पर हमारा कुछ कुछ देर का काम है। अब मैं टैक्सी तो स्टार्ट कर दिया, चलने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही रात में बाबा जी 2-2 जगह किस लिए जाएंगे, क्या करते हैं। देखने में तो ऐसे ही दिख रहे थे, फक्कड़ टाइप का, शरीर पर कोई अच्छा वस्त्र भी नहीं था और थैला लिए हुए थे, हाथ में छड़ी थी और कोई बहुमूल्य चीज़ तो दिख नहीं रहा था। मैं बाबा के बारे में अब पूछने लगता हूँ कि बाबा जी आपने मेरी टैक्सी रात भर के लिए बुक किया है और आप करते क्या हो? आप जो पहले घर में जाओगे वहाँ किसी रिश्तेदार वगैरह से मिलना है। मेरे मन में एक ख्याल आया था तो मैं बाबा जी के आगे रख दिया। बाबा जी खिलखिला करके हंस पड़े और कहने लगे अरे बेटा अभी तक मुझे देख करके नहीं पहचाना, मैं तो फक्कड़ इंसान हूँ। जो मुझे कोई प्यार से बुलाता है तो मैं उसके पास में चल देता हूँ। तुम भी कभी बुलाओगे कि बाबा जी मेरे घर पर आओ, कुछ मेरे लिए काम धाम कर दो, तो मैं आ जाऊँगा। मैं किसी को नहीं मना करता हूँ। मैं हैरानी से बाबा जी की तरफ देख रहा था, लेकिन बाबा जी ने बताया नहीं कि क्या काम करती है। और तब मैं कहने लगा बाबा जी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पता तो लगना चाहिए कि आप करते क्या हैं। और तब कहने लगे कि मैं भूतों को पकड़ता हूँ, मैं चुड़ैलों को पकड़ता हूँ, प्रेत आत्माओं को अपने काबू में करता हूँ, यही तो मेरा काम है। जब मैं सुनने इनकी बात सुना ना, मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन करता नहीं था। मन ही मन में हंस पड़ा। मुझे लगा कि खुल करके हंसना ठीक नहीं है। बाबा जी तो बेवकूफ़ बनाते होंगे लोगों को। अरे आज के टाइम में भूत प्रेत होते कहाँ हैं? अब भूत प्रेत होते तो हमें क्यों नहीं अभी तक दिखाई दिए? बाबा जी सब लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसा ऐंठते होंगे। मुझे ऐसा ही अब लगा था, मन ही मन में हंस पड़ा। मुझे क्या है, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मुझे क्या करना भाई, जो बन रहा है बनने दो, मेरे इसमें क्या जाता है।
बाबा जी शायद मैं चुप हो गया, कुछ सोचने लगा। तब बाबा जी कहने लगे, क्या सोच रहे हो बेटा? बोलते बोलते तुम रुक गए। तब मैं बात को पलट देता हूँ और कहता हूँ, बाबा जी वास्तव में आप भूत प्रेत को पकड़ते हो, आपको डर नहीं लगता? तब वो कहते हैं, डर कैसा बेटा, ये तो मेरा पेशा है, ये तो मेरा काम है, यही तो मैं करता रहता हूँ। अगर तुम्हारे पास में ऐसी कोई समस्याएं हो तो तुम अपने घर पर मुझे भी लेकर चल सकते हो, तुम्हारा भी उपकार कर दूंगा, तुम्हारा भी भला कर दूंगा। तब मैं कहने लगा कि बाबा जी मेरे घर में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। बाबा जी कहने लगे कि देखो बेटा, तुम्हारी नज़रों से तो बिल्कुल सब कुछ ठीक लग रहा होगा, तुम अपनी नज़र से, अपने परिवार की नज़र से अपने घर को देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे घर में भी होगा। हो सकता है कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहा हो, तकलीफ नहीं दे रही हो, आराम से अपना गुजर बसर कर रहा हो, तुम्हें कोई परेशानी में नहीं डाल रहा होगा। ऐसा ही होता है बेटा, जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। ये तो मेरा अनुभव है, मैं ऐसा अनुभव ना जाने कितनी बार कर चुका हूँ, जहाँ पर लोग कहते हैं कि नहीं जी मेरे घर में ऐसी कोई भूत प्रेत का समस्या नहीं है, लेकिन जब मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ ना, मुझे सब कुछ दिख जाता है। और तब मैं उन लोगों को बताता हूँ कि देखो तुम तो मान ही नहीं रहे थे, तुम तो कह रहे थे हमारे घर में प्रेत बाधा है ही नहीं, मेरे घर में चुड़ैल का वास है नहीं, तो ये क्या है? आखिरकार उन लोगों को मानना पड़ता था। मैं कहने लगा, बाबा जी मैं एक बार आपको रोकना चाहता हूँ, फिर अपनी बात जारी रखिएगा। क्या आप भूत प्रेत पकड़ते हैं, आपको नजर आता है, चलो ठीक बात है, लेकिन जो उस घर में जहाँ पर भूत प्रेत को आप निकालते हैं, घर से बाहर करते हैं, क्या उन लोगों को भी दिखाई देता है? बाबा जी अब चुप हो गए थे, मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। मुझे लगा कि बाबा जी बस अब इसके आगे कोई जवाब ही नहीं दे पाएंगे, अब इनके पास में कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन अगले पल मुस्कुरा के कहते हैं कि बेटा जो देखना चाहता है ना, उसको मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन लोग बाग तो ऐसे ही डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं। कौन भूत प्रेत देखना चाहेगा? लोग बाग देखते नहीं हैं। मैं कहने लगा कि बाबा जी मैं नहीं मानता भूत प्रेत का, मैं भी टैक्सी चलाता हूँ, रात भर घूमता रहता हूँ, और आज तक मुझे कभी भी कोई प्रेतात्मा, कोई भूत, कोई चुड़ैल मुझे तो नज़र नहीं आया, तो मैं कैसे विश्वास करूँ इस बात को? बाबा जी हंस के कहने लगे कि ठीक बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारी नज़र में अगर भूत प्रेत नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो इनके बारे में सोचोगे और फिर तुम्हारे सामने में ऐसा कोई मंजर खड़ा हो जाएगा और फिर तुम्हें दिक्कत परेशानी में डाल देगा। अच्छी बात है, तुम इनके बारे में कभी सोचना भी मत, और खास करके रात के टाइम में तो ऐसी बात करना भी नहीं चाहिए। नहीं तो ये आत्माएं आसपास में होती है, भटकती रहती है, क्या पता तुम्हारी आवाज़ सुन ले और उसको बुरा लग जाए, और फिर तुम्हारे साथ में कुछ खेल भी खेल सकती है। मैं बाबा की बात पर विश्वास तो नहीं कर रहा था, लेकिन बाबा मुझे समझाने लगे कि रात में भूत प्रेत का नाम चर्चा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और फिर वो शांत हो गए थे। कॉलोनी भी अब आग गई थी। कॉलोनी के अंदर मैं पहुंच जाता हूं, और तब मैं देखता हूं कि आगे तो पतला रास्ता है, उस कॉलोनी में तो अब हमारी टैक्सी जा नहीं पाएगी। मैं कहता हूं बाबा आगे तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। कहते हैं हाँ हाँ मैं बिल्कुल चला जाऊंगा, मैं पहले भी इस घर में आ चुका हूँ एक बार, बस आज भी कुछ काम है और उसी के लिए आया हूँ। तुम यहीं पे इंतज़ार करो, हो सकता है कि 1 घंटा लगे, हो सकता है कि 2 घंटा लगे, हो सकता है कि आधा घंटा में काम हो जाए। तुम मेरा यहीं पे इंतज़ार करना। अब बेशक तुम टैक्सी में सो जाओ, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं खुद ही आकर के तुम्हें जगा दूंगा। तुम मेरी तरह रात क्यों काली करोगे? आराम करो ड्राइवर साहब, मैं जा रहा हूँ उस घर में, जैसे ही काम ख़त्म होता है मैं लौट आऊँगा, वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब इसके बाद एक गली में वो फक्कड़ बाबा, मैं बोल सकता हूँ, वो चले जाते हैं। मुझे लगा कि मुझे क्या करना है, जिसकी दाल रोटी जिसे चल रही है चलनी चाहिए। अब तो मुझे पैसे दे रहे हैं, भाड़ा देंगे, ऐसा नहीं कि भाड़ा नहीं देंगे, लेकिन अभी तक मैंने उनसे भाड़ा मांगा भी नहीं था।
देखने में ऐसे भी नहीं लग रहे थे कि वो भाड़ा नहीं देंगे। विश्वास तो करना ही पड़ता है। और ऊपर से अधेड़ व्यक्ति थे, विश्वास मुझे उन पर बहुत था। बातचीत में सलीके से बोल रहे थे, मुझे बहुत बातें जो ज्ञान की बताई जो मुझे पता भी नहीं था, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई थी मैं नहीं जानता था। खैर, मैं अपनी टैक्सी में आकर के सो जाता हूँ, नींद भी आ जाती है। ना जाने कितना टाइम हुआ होगा, और तब बाबा आकर के आप नॉक करते हैं टैक्सी पर, उठो बेटा उठो बेटा। और तब मेरी नींद खुलती है, देखता हूँ कि बाबा जी हैं। बाबा जी को देख करके मैं गेट खोल देता हूँ कि बैठिए बाबा जी, काम हो गया यहाँ का। और तब कहते हैं, हाँ बेटा, थोड़ा मुश्किल काम जरूर था, लेकिन आखिरकार हो ही गया। अब चलो दूसरे ठिकाने पर। वहाँ पर भी मेरा लोग इंतजार कर रहे थे। मैं तो काफ़ी लेट हो गया। इसमें मेरी कसूर नहीं बेटा, ट्रेन ही लेट आई थी। अगर ट्रेन टाइम पर आती तो ये रात कभी का मैं काम निपटा दिया होता। इतनी रात भी नहीं होती। अब चलो भी, वहाँ भी हमें पहुँचना है, वहाँ के लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बाबा जी को मैं पिछला सीट खोल देता हूँ, मैंने गेट खोल देता हूँ। बाबा जी अपना थैला लेकर के, अपना डंडा लेके बैठ जाते हैं और थोड़ा इधर उधर देखने लगते हैं। तब तक मैं अपने स्टीयरिंग संभाल चुका था। मैं बैक मिरर में देख रहा था, बाबा जी कभी थैला इधर सरकाते, कभी उधर सरकाते। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि आते टाइम तो बड़ा रिलैक्स में थे, आराम में थे, अभी इनको सीट से क्या परेशानी होगी। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मैं बोला नहीं, टैक्सी स्टार्ट कर दिया था। और तब मैं बाबा जी को बोलता हूँ गाड़ी चलाते हुए, बाबा जी कोई परेशानी है क्या पिछली सीट पर? कोई साफ़ सुथरा तो नहीं, मैंने गंदा तो नहीं है, कहीं मैं साफ़ सुथरा कर दूं क्या? तब कहते हैं, नहीं नहीं, अरे बेटा, जिसको पकड़ के लाया हूं ना, बहुत चंचल है ये देखो ना, कभी इधर बैठती है, कभी उधर बैठती है, मुझे तो आराम से बैठने भी नहीं दे रही है। अभी हमारा यात्रा काफ़ी लंबा है, लगभग 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा आराम कर दूँ, लेकिन ये तो मुझे परेशान कर रही है। शांत हो जाओ ना, तुम एक साइड में बैठ जाओ ना, खिड़की की साइड में बैठ जाओ। मैं अभी तक भूत प्रेत को मैं देखा नहीं था। मैं बैक मिरर से देख रहा था, मुझे वहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ऐसी कोई भूत प्रेत जो बाबा जी बता रहे थे, जो पिछली सीट पर थी उनकी साथ बैठी थी, मुझे तो नज़र नहीं आ रही थी। बाबा जी जैसे उससे झगड़ा कर रहे थे, अरे तुम शांत भी बैठ जाओ, ऐसा करो, देखो ये ड्राइवर साहब है ना, उनका बगल का सीट खाली है, तुम वहाँ जाओ, आराम से बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाओ। मैं कहता हूँ कि सोते हुए जाना, मुझे भी थोड़ा आराम करने दो। वाकई में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ये तो नहीं मुझे पता कि वो आत्मा हमारे बगल वाली सीट पर आई कि नहीं आई। मुझे तो एक तरह का मजाक ही दिख रहा था जो बाबा जी मेरे साथ में कर रहे थे। कहीं मेरे साथ में कोई खेल तो नहीं कर रहे थे, मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं डरने वाले में से नहीं था। मैं भूत प्रेत को मानता ही नहीं था, भूत प्रेत को कभी देखा नहीं, मैं विश्वास भी नहीं करता था। मुझे तो एक तमाशा सा लगा कि बाबा जी ये तमाशा ही तो कर रहे हैं, कहाँ है कोई भूत प्रेत? अगर होती तो मुझे नज़र नहीं आती। मुझे क्या करना है, छोड़ो। इसके बाद बाबा जी अपनी आंख बंद कर लेते हैं, जैसे उनको नींद सता रही हो। मैं उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ, उसी के बारे में जो अभी अभी मुझे बताए थे। उस लड़की से, आत्मा से, जो भी थी उनके बगल में, उसको आदेश दे रहे थे कि तुम ड्राइवर वाले बगल के सीट में जाकर आराम से बैठ जाओ, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे भी चैन से थोड़ा सो लेने दो। इसके बाद वास्तव में वो चैन की नींद सो रहे थे आराम से। मैं उनसे कुछ सवाल पूछ रहा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। अधेड़ व्यक्ति थे, शायद सफ़र का थकान, ट्रेन से आ रहे थे। ये तो मैं भी नहीं पूछा कि कहाँ से आ रहे थे, कितनी दूरी से आए हैं। अब थकान तो थकान होता है, ऊपर से ट्रेन का सफ़र, इसके बाद टैक्सी का सफ़र, थकावट तो हो गई होगी। मैं अपनी बगल वाली सीट पर देखता हूँ और तब मैं मुस्कुराने लगता हूँ। कहाँ है भाई? होती तो मुझे पता नहीं चलता। और मैं ना चाहते हुए भी मैं उस सीट पर गाड़ी चलाते चलाते हाथ फेर देता हूँ कि चलो, दिखाई नहीं दे रही है, कम से कम हाथ तो महसूस कर लेगा कि कोई बैठा है कि नहीं बैठी है, कुछ तो पता लगेगा। हाथ फेरने के बाद भी
मुझे कुछ महसूस नहीं होता। तब मुझे लगने लगा कि बाबा जी शायद मुझे डरा रहे थे या मेरे साथ मजाक कर रहे थे। चलो कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद उनके बताए हुए पते पर मैं टैक्सी चलाने लगता हूँ। लगभग 1 घंटे के बाद हम दूसरी कॉलोनी में पहुँच जाते हैं। वो कॉलोनी बिल्कुल गेट के सामने, जो जिस घर में जाना था, बाबा जी अब रास्ता बताते हुए हम गेट के पास पहुँच जाते हैं। बिल्कुल गेट से सटा करके हमारी टैक्सी खड़ी हो जाती है। अब वाकई में वहाँ पर 2 पुरुष मुझे दिखाई दे रहे थे। शायद बाबा जी को इंतजार ही कर रहे थे। बाबा जी ने शायद टाइम दिया होगा कि मैं इतने टाइम तक ज़रूर पहुँच जाऊँगा। अब उनको उम्मीद भी थी। जैसे टैक्सी की आवाज़ आई और तब तक दरवाज़ा खुल गया था। 2 लोग बाहर निकल के आ गए थे। बाबा जी को थैला पकड़ लेते हैं। बाबा जी को आदर से अब अंदर लेके जाते हैं। अब बाबा जी फिर दरवाज़ा बंद करने से पहले मुझे कहते हैं, बेटा आराम से सो जाओ, हो सकता है कि सुबह भी हो जाए या फिर जल्दी भी काम हो जाए। आराम से सो जाओ, जैसे मैंने तुम्हें जगाया था ना, फिर जगा दूंगा। अगर पानी वाने की ज़रूरत है तो इनसे मांग सकते हो। मेरे पास पानी थी, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब इसके बाद मैं मना कर दूंगा, नहीं जी मेरे पास पानी तो है ही, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। उस दरवाजे में अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन कुछ मंत्र की आवाज़, कुछ गुनगुनाने की आवाज़ और कुछ महक, सुगंध, ऐसी चीज़ें मुझे अब ज़रूर महसूस हो रही थी। आवाज़ सुनाई दे रही थी, गंध में महसूस हो रही थी, जैसे घर के अंदर में कोई पूजा पाठ चल रहा हो। अब बाबा जी हैं, अब जब आत्मा पकड़ने के लिए आए हैं तो पूजा पाठ तो करेंगे। इसके बाद मैं सो जाता हूँ आराम से पिछली सीट पर। और जब बाबा जी आ करके दरवाज़ा पीटते हैं तो मैं देखता हूँ कि तो सुबह हो चुकी है, सुबह का उजाला हो गया है। बाबा जी थके हुए दिखाई दे रहे थे। और वो दो लोग थे ना, अब उनको छोड़ने के लिए आते हैं। अब मैं गेट खोल देता हूँ, बाबा जी पिछली सीट पर बैठ जाते हैं। कहते हैं, बेटा थोड़ा जल्दी करना, ट्रेन मुझे मिल जाएगी, मैं अपने शहर में पहुँच जाऊँगा, जल्दी करना। मैं अब स्पीड अपना बढ़ाता हूँ और गाड़ी चलाते चलाते बाबा से पूछता हूँ कि बाबा जी यहाँ का काम हो गया, आज यहाँ पर लेट कैसे हो गया? आप तो कह रहे थे 1-1.5 घंटा का काम है। तब कहते हैं, बेटा यहाँ पर जो शक्ति छिपी हुई थी वो जल्दी से अपनी जगह से निकल के आ नहीं रही थी। तब मुझे बहुत परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन आखिरकार मैंने उसको बुला ही लिया था। मैंने उससे बहुत समझाया कि देखो ये पारिवारिक जगह है, यहाँ पर तुम्हें रहना ठीक नहीं है। ये लोग तुम्हें देख के डर जाते हैं और कभी कभी तुम उन लोगों को दिखाई भी दे जाते हो। मैं उसको समझाया, तब वो ढीठ व्यक्ति था, वो जल्दी तो मान नहीं रहा था, लेकिन मंत्र के आगे बेटा किसी की भी नहीं चलती। आखिरकार वो हार तो मान गया था और कहने लगा कि मैं इस जगह के छोड़ के जा रहा हूँ। अब देखो, अब वचन पर सब कुछ है, मैंने उससे वचन ले लिया, शायद अब इस घर में दोबारा ना आए। मैं ऐसा ही कामना करता हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये लोग मुझे खबर कर देंगे। आपकी बार इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बार तो मैं थोड़ा दया भाव उस पर दिखा भी दिया, लेकिन अगली बार बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। बाबा जी मुझे बता रहे थे। हाँ, मैं उनकी कहानी सुनकर के मन ही मन प्रसन्न भी हो रहा था। चलो अच्छी बात है जी, बाबा जी का काम हो गया और उन लोगों का काम हो गया, ऐसा ही तो चाहिए। मुझे जरा भी उनकी बात पर यकीन नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? नहीं नहीं, मैं इन भूत प्रेत को मानता नहीं। भूत प्रेत कॉलोनी के घर में आकर क्या करेंगे? अगर मैं मान लेता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं तो वो जंगल में रहेंगे, घने जंगल में रहेंगे, शमशान में रहेंगे, जो उनकी लायक जगह है। किसी पारिवारिक घर में आकर के क्या करेंगे भाई? नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं होगा। चलो हमें क्या करना है। आखिरकार हम अब स्टेशन पहुँचते हैं, तेज तेज चलाते हुए। बाबा जी बीच बीच में रोक रहे थे, टोक रहे थे कि जल्दी करो बेटा, नहीं तो मेरा ट्रेन निकल जाएगी। आखिरकार जब हम स्टेशन पर पहुँचते हैं, बाबा जी तय जो पैसा था मुझे पकड़ाते हैं और फिर अपना थैला डंडी लेकर के जल्दी से प्लेटफार्म की तरह दौड़ पड़ते हैं। मैं उनके उस टाइम में चाल देख रहा था। वो अधेड़ जरूर थे, लेकिन गजब का फुर्ती था उस पर। जवानों को उस टाइम फील कर रहे थे। मैं देखा
प्लेटफार्म पर गाड़ी हॉर्न बजा रही थी, मतलब वो चलने के लिए तैयार थी। शायद बाबा यही ट्रेन पकड़ना चाहते थे, शायद इसी ट्रेन से अब जाते होंगे, तभी तो उनको समय का अंदाजा था कि ट्रेन इतने बजे अब आ जाएगी। आखिरकार मेरा पैसा तो मिल चुका था। अब मैं अपना टैक्सी मोड़ता हूँ और फिर स्टैंड के बाहर लगा देता हूँ। अब खाली कैसे जाऊँगा। एक सवारी मुझे कॉलोनी की साइड की मिल जाती है, मैं उसको बिठाता हूँ, उसकी जगह पर उतारता हूँ और फिर मैं अपने किराए के कमरे में। अब मुझे सोना था और मैं आराम करना चाहता था, खाना था, पीना था, नहाना था। और तब जाकर के 12-1 बजे फिर मैं अपनी टैक्सी निकालूंगा। ऐसा ही मैं करता था। थकावट भी हो गई थी। मैं अपने कमरे में पहुंच करके नहा धो करके फ्रेश होकर के कुछ अपने लिए बनाता हूँ और फिर आराम से सो जाता हूँ। उस दिन तो मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, ना मेरी टैक्सी के अंदर में हुआ। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोपहर को 2 बजे मैं टैक्सी निकालता हूँ और फिर कमाई करने के लिए चल पड़ता हूँ। स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, जहाँ लोग मुझे ले जाना चाहते हैं मैं जाता ही हूँ। यही तो मेरा काम है। मैं किसी को मना नहीं करता था, ना किसी को रोकता था। हाँ भाई देख लो, अगर आप 3 हो 4 हो, अगर आप टैक्सी में बैठ सकते हो तो एडजस्टमेंट कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं बिठा लेता था। इसीलिए मेरे पास में सवारी की कमी नहीं होती थी। मैं कभी नखरे नहीं करता था। यही तो मेरा काम था, लोगों का मदद करना, हेल्प करना, उनके गंतव्य तक मुझे पहुंचाना होता था। रात हो चुकी थी, लगभग 11 बज चुका था। मैं बस स्टैंड पर खड़ा था। मैं एक सवारी लेकर के आया था। अब उस सवारी को तो बस मिल गई थी। अब मैं सोच रहा था कि मेरी कॉलोनी के आसपास कहीं और रेलवे स्टेशन का मिल जाए। आज कुछ ज़्यादा कमाई नहीं हुआ था, तो मैं सवारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सवारी कोई मुझे दिख नहीं रही थी। और तब मुझे लगने लगा कि बस स्टैंड पर तो शायद बस अब कोई आएगी नहीं, रात ज़्यादा हो चुका है, मुझे रेलवे स्टेशन की तरफ चलना चाहिए। क्या पता कई ट्रेन लेट हो जाती हैं और वो ट्रेन अगर आ गई तो हमें सवारी तो मिल ही जाएगा। मैं यही सोच करके अब बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की तरफ खाली दौड़ाने लगता हूँ। और तब तक मैं बिल्कुल ठीक था। मेरी टैक्सी में कोई आवाज़ नहीं, ना कोई अनुभव हो रहा था कि मेरी टैक्सी के अंदर में कोई प्रेतात्मा है। मुझे जरा भी अनुभव नहीं था। जब मैं आधा रास्ता स्टैंड की तरफ पहुंच जाता हूं और तब अचानक टैक्सी मेरी रुक जाती है। वो जगह बिल्कुल सुनसान था और हमारे जो टैक्सी ड्राइवर भाई थे, उस जगह पर मैं जहां मेरी टैक्सी खराब हुई थी, और उन लोगों का कहना था कि वो जगह पर रात के टाइम में ऐसा घटना कभी कभी हो जाता है। अच्छी भली चलती हुई टैक्सी अचानक रुक जाती है। ऐसा लगता है कि आसपास में कोई शक्ति है और वो शक्ति किसी को दिख जाती है और किसी को नहीं दिखती। वो भुता सकती है, किसी को तकलीफ देती है और किसी को छूती तक नहीं है। मैं जब वो बात सुनता हूँ, सोचता हूँ मन में, तो मुझे डर नहीं लगता। मैं भूत प्रेत पर यकीन करता नहीं था। इस रास्ते से ना जाने कितनी बार जा चुका था, आ चुका था, कभी मुझे डर लगा ही नहीं। और मुझे लगा कि जरूर कोई ना कोई इंजन में गड़बड़ है, कोई तार लूज हो गई होगी, चलो देख लेते हैं। आराम से उतरता हूँ, बोनट खोलता हूँ और फिर अपने टैक्सी के अंदर तार वार को चेक करने लगता हूँ। फ्यूज वगैरह जो भी मुझे नॉलेज था, जितनी जानकारी थी, मैं सब कुछ देखने लगता हूँ। अचानक जैसे कोई आ करके दोनों हाथों से मुझे हवा में उठा दिया था। इतना जल्दी हुआ था कि मैं तो संभल भी नहीं पाया था। मैं एकदम डर गया। अचानक मुझे लगा कि भूत प्रेत नहीं, कोई गुंडे मावाली होगा। शायद वो मुझसे लूटपाट करना चाहता है। अब अंधेरी जगह थी, सुनसान जगह थी, आसपास में कोई बस्ती भी नहीं था, ना कॉलोनी था। अब ऐसी जगह पर गुंडे मावाली तो मिलते हैं ना, और इसलिए मैं डर गया था। भूत प्रेत से नहीं, अपने आप को जब हवा में देखता हूं ना तो मैं चीख पड़ता हूं। मुझे कोई इंसान नजर आता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं हवा में खुद उड़ा हुआ हूं, जमीन से 3-4 फुट ऊपर में जैसे लटका हुआ हूं। और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अपने हाथों से मुझे दबोच रखा है, वही हाथ मुझे हवा में उठा रखा है। चीखने लगता हूं, चिल्लाने लगता हूं, कौन है, मुझे कौन पकड़ा,
किसने मुझे पकड़ा? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन भूत प्रेत कभी दिखाई देते हैं। मुझे भी नहीं दिखाई दिया। वो मुझे बिल्कुल महसूस करा रहा था कि मैं तुम्हें पकड़े हुए बेटा, अगर तुम्हारे में शक्ति है तो तुम छुड़ा लो मेरे से। मैं जोर भी लगा रहा था, नौजवान था, हट्टा कट्टा था, लेकिन सारी ताकत मेरी बेकार जाती है। मैं चीखता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ। अब मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं आज़ाद नहीं हो पाऊंगा, मैं हवा में लटका रहूंगा। ये क्या हो गया? वास्तव में भूत प्रेत होते हैं क्या? बाबा जी की कही हुई बातें मुझे आने लगी थी कि देखो बेटा, कुछ ऐसे भी भूत होते हैं जो बिल्कुल नज़र नहीं आते, लेकिन उनमें शक्ति बहुत अपार होती है। वो लोगों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं और किसी को दिखाई भी नहीं देते। कहीं वही भूत मुझे तो नहीं पकड़ लिया? तब मैं और डर जाता हूँ, चीखने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ, लेकिन वहाँ पर अब कोई मुझे बचाने वाला था ही नहीं। अब मैं ऐसी जगह पर था कि दूर दूर तक रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। ना कोई गाड़ी आ रही थी, ना कोई जा रही थी। कोई गाड़ी वाला भी आता तो मेरी मदद कर देता। और वो जो भी मुझे पकड़े हुए थे ना, अब अंधेरे की साइड में लेके चलने लगा था। और तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं समझ गया कि मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, यकीन नहीं करता था, उनको मजाक उड़ाता रहता है। शायद अब इसलिए मुझे ये सज़ा मिल रही है। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैं जो भी था, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उससे गुहार कर रहा था कि देखिए, मुझसे गलती होगी, अब मैं मान लेता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं। अब तो मुझे छोड़ दीजिए, अब मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। आप कहाँ लेके मुझे जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? लेकिन कोई भी हलचल, कोई आवाज़ मुझे उस भूत की सुनाई नहीं दे रही थी। वो पेड़ के पास में, बगल में एक पेड़ था, शायद इमली होगा या पीपल का होगा। उस टाइम तो मुझे ज़्यादा, मैं तो खुद डरा हुआ था। ऐसी हालत में मैं थोड़ी देख पाऊंगा कि कौन सा पेड़ था। वो शायद मुझे पेड़ के ऊपर लेके जाना चाहता था। शायद उसका इरादा था कि पेड़ के ऊपर ले जा करके इसको ऊपर से ही छोड़ दूंगा, ये मर जाएगा। मैं इस सोच करके कांप गया था, डर गया था, क्योंकि लगातार पेड़ के पास पहुंचता जा रहा था और मैं चीख रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन वहां कोई था ही नहीं बचाने वाला। मैं एकदम कांप गया था। मुझे लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। आखिरकार जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है, तभी एक मीठी आवाज सुनाई देती है, छोड़ो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। मैं जब देखता हूं ना पलट करके कि आवाज मधुर किसकी है, और जब मैं पलट कर देखता हूं ना, तो मैं देखता हूं कि मेरे ही बगल में एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह दिख रही है। हवा चल रहा था, उसके बाले, जो सर का बाल रहा था, वो लहरा रहे थे। और लाल रंग का, और लाल, और उस पर कुछ प्रिंट कपड़ा था सफ़ेद रंग का। ऐसा ही मैंने अब ड्रेस देखा था। और वो मुझे कह रही थी, या उस भूत को कह रही थी जिसने मुझे पकड़ लिया था, मुझे उस पेड़ के ऊपर में ले जाना चाहता था, या ना जाने क्या करना चाहता था। मैं तो इतना खौफ में था, इतना डरा हुआ था, मैं तो समझ लिया था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, अब मेरी मौत हो जाएगी। मैं अपने घर पर नहीं पहुंच पाऊंगा, ना अपने गांव जा सकूंगा, मेरा खेल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब वो लड़की आ जाती है और वो बिना देखे हुए भूत को ललकारती है, और तब मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ। बिल्कुल इंसान की तरह दिख रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भूत प्रेत हो। मुझे लगा कि मदद आ गई, मदद आ गई, मदद मुझे मिल गई है। वो भूत को ललकारती है, इस लड़के को छोड़ दो, मैं कहती हूं इस लड़के को छोड़ दो। आखिरकार जैसे भूत उसकी आदेश को मानने से इनकार कर देता है। अब मुझे वही हुआ जो मैंने सोचा था। शायद उसका इरादा था उस पेड़ पर चढ़ करके काफी ऊंचाई से मुझे गिरा देने का। वो पेड़ पर चढ़ने लगा था, और तभी फिर वो लड़की दौड़ती हुई आती है और मेरे पैर को पकड़ लेती है। पैर जो मेरा लटक रहा था उसको पकड़ लेती है, और फिर खींचती है और चिल्लाती है कि मैं कह रही हूं ना, तुम इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, नहीं तो मैं कुछ और कर बैठूंगी।
मैं कुछ और कर बैठी हूँ, ना जाने क्यों, क्या करना चाहती थी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। मुझे लगा कि ये कोई तांत्रिक वांत्रिक है क्या। मुझे पहली नज़र में तो ऐसा ही लगा था। एक भूत से जो दिखाई नहीं दे रहा था उससे लड़ रही थी। मुझे लगा कि जरूर ये तंत्र मंत्र जानती होगी और तभी तो इस भूत को ललकार रही होगी। जो मुझे तो पकड़ रखा है, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ, क्या वो देख पा रही है? हाँ, तांत्रिक है ना, तो जरूर देखती होगी। सच कहूँ ना, जब वो आती है ना, मेरा पैर पकड़ती है, तो मुझे उम्मीद जाग जाती है। लगता है कि मैं शायद अब बच जाऊंगा। एक भरोसा होता है उस पर कि अब मुझे ये बचा लेगी। और तभी वो मेरा पैर जोर से झटका देती है और अगले पल मैं जमीन पर। सब कुछ एकदम शांत जैसे दिखाई देता है, लेकिन शांत नहीं था। वो जो पेड़ था ना, वो जोर जोर से हिलने लगता है और उस पर जितने जो पक्षी बैठे हुए थे, रात में विश्राम कर रहे थे, शायद उनका ठिकाना होगा। उसमें से कौवे, चमगादड़, ना जाने कैसे कैसे पक्षी उड़ने लगे, फड़फड़ाहट होने लगी। वो चीखने भी लगे, चिल्लाने भी लगे, कौवा काँव काँव करने लगा। बड़ा ही डरावना माहौल था। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। अब पेड़ जो था ना, लगातार हिल रहा था। मोटा तना था, जैसे कोई क्रेन आकर के उस पेड़ को हिला रही हो। तब लड़की मुझे आदेश देती है, तुम ऐसे ही पड़े रहोगे कि अपने टैक्सी में चलोगे? अब ऐसे ही मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मैं जाऊं? तब मैं जल्दी से उठता हूं, नहीं 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 नहीं, आपने मेरी जान बचाई है, आपने मेरी जान बचाई है। तब कहती है कि जल्दी से अपनी टैक्सी में बैठो और अपने स्टीयरिंग संभालो और इस जगह से निकल लो। इसी में तुम्हारा फायदा है, नहीं तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा। देख लो कितने गुस्से में है, वो मुझे भी धमका रहा है। चलो भी अब जल्दी से टैक्सी में बैठो। मैं भागता हूँ, टैक्सी में आके बैठता हूँ। अगले पल वो भी मेरी टैक्सी में उसी सीट पर, मेरी बगल वाली सीट पर वो आके बैठ जाती है। उस पल तो मैं बड़ा डर महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि ठीक है, बैठ गई, तांत्रिक है ना, अब मेरी रक्षा ही करेगी। अब मैं टैक्सी दौड़ा देता हूँ स्टेशन की तरफ। तब कहती है कि नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर तो और समस्या खड़ा है, तुम उल्टा ले लो, तुम इस साइड में चलो। मैं तो कहती हूँ कि अपने घर ले लो, आज की रात ठीक नहीं है, आज अमावस की रात है। जब कहती है ना, तब मुझे लगता है कि लड़की ठीक ही कह रही होगी, ये तांत्रिक है, मांत्रिक होगी, इसने मुझे बचाया भी है, इसका कहना जरूर मानना चाहिए। तब मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई है, आपने मेरी जान बचाई है, आप जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। मैं टैक्सी मोड़ लेता हूँ और फिर अपने कॉलोनी की तरफ चल पड़ता हूँ। मैं जब अपने कॉलोनी के आसपास आ जाता हूँ, तब मैं टैक्सी रोक देता हूँ। उससे पूछता हूँ कि देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आपका घर कहाँ है, लेकिन आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहता। मैं एहसान कैसे चुकाऊंगा, ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, चुका सकते हो, मुझे अपने घर में ले चलो, यही तुमसे बड़ा मेरी एहसान चुका सकते हो। मैं समझ में नहीं पाया था आखिर वो लड़की मेरे घर में क्यों जाना चाहती थी। मैं एक पल तो घबरा गया था। मैं अपने घर में अकेला रहता था और वो जवान लड़की ऊपर से खूबसूरत, देखने में किसी बड़े घर की लग रही थी और ऊपर से वो तंत्र मंत्र का जानकार थी। ये मजाक तो नहीं कर रही है। मुझे लगा कि देखिए, मेरा गरीब का झोपड़ा है, आप महलों के रहने वाली हैं, हमारे घर में कहाँ रह पाएंगी, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है। अब चलिए अपने घर बताइए, मैं आपको घर तक छोड़ के आता हूँ। तब वो हंसने लगती है कि कहाँ, कौन सा घर मेरा, कोई अभी मेरा घर नहीं है, मैं तो तुम्हारे घर में ही रहती हूँ। आज ज़्यादातर मैं तुम्हारी टैक्सी के इसी सीट पर बैठी रहती हूँ। मेरा घर ये टैक्सी है या तुम्हारा घर है, दोनों ही जगह पर मैं रहती हूँ। जहाँ तुम रहते हो मैं तुम्हारे साथ में रहती हूँ। अगर तुम घर में रहते हो तो मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ। अगर तुम टैक्सी चलाते हो तो मैं तुम्हारे साथ में इसी सीट पर बैठी रहती हूँ। सच कहूँ ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि लड़की मेरे साथ में मजाक कर रही है, जरूर ये मजाक ही कर रही है, ये तांत्रिक मांत्रिक है। आइए, मुझे अब मजाक तो कर रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है
कि इस खूबसूरत लड़की का घर ना हो, परिवार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ कि देखिए, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया, मैं मानता हूँ, लेकिन एक मजाक का अब लिमिट भी होता है। देखिए, रात अब ज़्यादा अब गहरी होती जा रही है, रात ज़्यादा हो रही है। चलिए अपना ठिकाना बताइए, मैं आपको घर तक छोड़ के आता हूँ। तब वही बात दोहराती है कि कौन सा घर, मेरा घर तो अब तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा टैक्सी है, इसी में तो रहती हूँ। बाबा ने तो मुझे अब तुम्हारे साथ भेज दिया, तब से मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? जब तक बाबा मुझे आदेश नहीं देंगे तब तक तो मैं यहीं पर रहूँगी। और उन्होंने अभी तक मुझे कोई आदेश नहीं दिया है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पर रहना है, मेरा अब ठिकाना कहाँ पर है। जब तक वो मुझे आदेश नहीं देते तो मैं तुम्हारा साथ छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती ना। अब तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? कौन सा बाबा? मैं पूछने लगा कि कौन से बाबा की बात कर रही हो? तब कहते हैं, वो रात भूल गए, ये घर में तुम गए थे ना बाबा जी को लेकर के। वो बाबा जी पिछले सीट पर बैठे हुए थे, और वो थोड़ा असहज दिख रहे थे क्योंकि मैं उनके बगल में बैठ रही थी। मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा कि बाईं साइड में बैठ जाऊं, वहाँ आराम मिलेगा। तब बाबा कहते कि तुम अगली सीट पर चले जाओ, इन्हीं के साथ में रहो। तब मुझे आना पड़ा, उनके आदेश का पालन करना पड़ा, और अभी तक दूसरा आदेश मुझे मिला नहीं है। जब तक कोई दूसरा आदेश नहीं मिलेगा तो मैं आपको छोड़ करके जा ही नहीं सकती हूँ, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। अब तो ये घर मेरा भी है और आपका भी है, ये टैक्सी आपकी भी है और मेरी भी है, हम दोनों इस टैक्सी में रहते हैं। सच कहूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि चक्कर आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो एक भूत से हम पीछा छुड़ा करके आए थे, और इसमें इसी लड़की का सबसे बड़ा रोल था। ये लड़की अगर मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं बचता। और फिर अपने आप को ये कह रही है कि मैं भी एक भूत हूँ, मैं भी एक प्रेत आत्मा हूँ, मैं उसी घर से निकली हूँ, बाबा ने मुझे निकाला है, और वो मुझे जब तक आदेश नहीं देंगे तब तक मैं कहाँ जाऊँगी। मैं तो तुम्हारे साथ में रहूँगी। बाबा जी ने आदेश दिया था कि तुम अगले सीट पर बैठ जाओ, आराम से इनके साथ में चलो, और तब से मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं तो तुम्हें नज़र भी नहीं आती। अगर ये हादसा तुम्हारे साथ में नहीं होता, वो प्रेत तुम्हें नहीं पकड़ता, तो मैं तुम्हें नज़र भी नहीं आती। मैं तो आराम से तुम्हारे घर में रहती थी, आराम से तुम्हारी टैक्सी में सफ़र करती थी, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। आखिरकार बाबा का आदेश आ जाता तो मैं तुम्हारी टैक्सी छोड़ के चली जाती, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे ऐसा कुछ आदेश ही नहीं दिया है। मैं मजबूर हूँ, कर क्या सकती हूँ मैं समझ गया था, मैं बिल्कुल समझ गया था। वो रात का मंजर, टैक्सी में जब मैं टैक्सी चला रहा था तो बाबा असहज दिख रहे थे। लग रहा था कि उनके पिछली सीट पर कोई परेशानी है। मैंने टोका भी था, मैंने पूछा भी था कि सीट साफ कर दूं, कहीं गंदगी तो नहीं है। तब कहने लगे, नहीं नहीं, एक चंचल आत्मा है, वो मुझे थोड़ा दिक्कत परेशानी कर रही है। कहीं चंचल आत्मा यही तो नहीं थी, और मैं उस आत्मा को देखने लगता हूँ, लेकिन कहीं से भी वो आत्मा नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल एक लड़की का रूप, वो भी जवान खूबसूरत लड़की का रूप। मेरा बदन तो कांप जाता है डर से। जब वो अपने आप को आत्मा कहती है, मैं तो डर जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ, आपका इरादा मेरे साथ में कुछ नुकसान पहुँचाने का तो नहीं है। तब वो हंसने लगती कहती है, अगर नुकसान पहुँचाना होता तो मैं कभी का नुकसान पहुँचा देती। अब मैं तो उस घर में भी किसी का नुकसान नहीं पहुँचा रही थी। मैं तो अब गलती से उस घर में पहुँच गई थी, और गलती से घर में मैं रहने लगी थी। वो घर मुझे थोड़ा सही सा लगा था। और जिस घर में रहती थी अब उसमें कोई रहता भी तो नहीं था, खाली था। ऊपर का मंजिल का ये कमरा मैंने अपने लिए पसंद कर लिया था। मुझे लगा कि मेरी अब बहुत सारा टाइम यहाँ पर अब बीत जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं किसी को नज़र आ जाऊंगी। अब रात में बिजली गई थी, अब मैं भी अपने कमरे में थी। मुझे भी लगा कि थोड़ा छत पर घूम लें, मैं कहीं से अब घूमने हुए निकल गई थी। और जब आती हूँ तो शायद उस छत पर लोग सोए हुए थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे देख लिया। अब मैं और किसी को नज़र नहीं आती थी। शायद बुजुर्ग व्यक्ति में आत्माओं देखने का शक्ति था, पावर था, उसकी आंखों में ऐसी शक्ति थी, भगवान ने दिया हुआ था। तब मुझे देख करके पहचान गया।
और उसके बाद तो घर में हड़कंप मच गई थी। आखिरकार बाबा जी को बुलाया जाता है, वही बाबा जी जो तुम्हारी टैक्सी में सफ़र कर रहे थे। और तब मुझे उन्होंने इस घर से निकाला। अब मुझसे वादा भी किए थे कि मैं तुम्हें एक अच्छे घर में शरण दूंगा, लेकिन वो अपना वादा से अभी एकदम विफल हो गए हैं। वो मुझे कोई आदेश ही नहीं दिए। और तब तक मुझे लगा कि शायद बाबा जी भी चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में रहूं, और तभी मैं तुम्हारे साथ में रह रही हूँ। अभी तक मैं तुम्हें कोई तकलीफ दिया है? मैं कहने लगा, नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन आप आत्मा हैं, भूत प्रेत हैं, कब आपका इरादा बदल जाए मैं कैसे आप पर विश्वास कर सकता हूँ। और तब कहने लगी, अब तुम्हारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन है, देख लो दूसरा ऑप्शन तुम चूज कर सकते हो, शायद मुझसे तुम छुटकारा पा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम मेरे से छुटकारा नहीं पा सकते हो। बाबा जी ने अब जो बोल दिया है, अब उनका वचन को मैं तोड़ नहीं सकती। जब तक बाबा जी मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे, दूसरी जगह लेकर नहीं जाएंगे, इस जगह को मैं छोड़ करके जा नहीं सकती। चाहे मुझे कितना दिन भी तुम्हारे साथ रहना पड़े, अब तो मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, जहाँ चलोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं समझ गया ये चंचल लड़की है, जिद्दी लड़की है, बाबा जी सही कहे थे। लेकिन अब इस लड़की से मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ और कहता हूँ, देख लीजिए, ना मेरे पास में बढ़िया सोफ़ा है बैठने के लिए, ना कोई कुर्सी है, ये पुराना सा चारपाई है और कुछ खाना बनाने का बर्तन है, और इतना ही हमारे घर में है। और तब कहती है कि मैं तो पहले ही देख चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब में जी रहे हो, लेकिन ज़्यादा दिन तुम गरीब नहीं रहोगे। मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुम जल्द से जल्द तुम्हारा कायाकल्प अब होने वाला है, तुम्हारे भाग्य खुलने वाला है। देखो, मैं जानती हूँ मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखो, इंतज़ार करो, सही वक्त आने दो। अब मैं सब कुछ तुमसे छिपाऊंगी नहीं कि कैसे तुम्हारा लाइफ बदलेगा, कैसे तुम्हारा अब धन की प्राप्ति होगी। जब मैं ये बात सुनता हूँ तो मुझे लगने लगा कि शायद ये मुझे लालच दे रही है, शायद मुझे लालच में फंसा रही है, ताकि मैं इसकी लालच पर विश्वास कर दूं। अरे भूत प्रेत लोगों को तकलीफ देती है, समस्याएं खड़ी करती है, कोई धन दौलत नहीं देती है। मैं ये बात मेरे दोस्तों से जानता था जो हंसी मजाक में कहा करते थे। मैं उनके बात पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन आज मेरे ऊपर पड़ी तो सब कुछ अब मुझे साफ साफ नजर आने लगा कि मेरे जो दोस्त कहा करते थे उनकी बात में सच्चाई है, वो झूठ नहीं बोलते थे। आखिरकार मेरे पास में ऑप्शन तो था नहीं। तब मैं कहता हूँ कि आखिर आप इस घर में अब तो एक ही चारपाई है, तो आप कैसे आराम करोगे? और तब कहती है, मेरा क्या है, तुम अपना जैसे काम कर रहे हो अपना करो, मैं जैसे मुझे अच्छा लगेगा, जिस जगह पर मुझे अच्छा लगेगा मैं वहीं पर आराम कर लूँगी, तुम मेरी टेंशन छोड़ दो। और आखिरकार जैसे मैं चारपाई पर जाता हूँ बिस्तर को झाड़ने के लिए, अब साफ सूफ करने के लिए, ताकि मैं उससे कहूँ कि आज से चारपाई आपकी। जैसे ही साफ करके बिस्तर सही करता हूँ, अब मुड़ता हूँ और जैसे मैं बोलने के इच्छुक हूँ कि नहीं, आज से चारपाई आपकी है, आप चारपाई पर सोइएगा, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा। लेकिन अगले पल उस घर में वो थी ही नहीं। मैं आवाज़ देता रह गया, मैं कोना कोना देख लिया कि आखिर कहाँ छुप गई है, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं काफ़ी देर तक जब वो गायब हो जाती है तो मुझे बहुत ही डर लगता है। मुझे लगता है कि गायब हो गई, मेरे साथ में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अब मैं करता क्या? आखिरकार थका हारा था, अब मैं अपनी चारपाई पर सो जाता हूँ। इसके बाद सुबह ही मेरी नींद खुलती है। वो लड़की मुझे फिर दोबारा नज़र नहीं आती मेरे घर में, लेकिन मुझे पता है कि मेरे घर में ही है, जैसा उसने कहा था। जहाँ मैं जाऊँगा वो मेरे साथ साथ चलेगी। उसने साफ कहा था कि मेरा ठिकाना तो तुम ही हो, तुम्हारा घर है, जहाँ तुम चलोगे मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी, तुम टैक्सी चलाओगे तो मैं इस सीट पर बैठी हूँगी। बाबा जी ने तो यही कहा है, अब मैं उनके वचन का पालन कर रही हूँ। आखिरकार मैं डरा हुआ था, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मुझे अब लगने लगा कि बाबा जी कब मिलेंगे, बाबा जी कब मिलेंगे, कहाँ रहते हैं बाबा जी। मैं तो उनका ठौर ठिकाना भी नहीं पूछा था। मैं सब कुछ जैसे एकदम भूल गया था।
मुझे उनका ठिकाना पूछना चाहिए था। मुझे लगा कि हम उस घर में जाते हैं जहाँ पर मैं बाबा जी को पहली बार लेके आया था। अब मैं उस घर वाले से जाकर पूछूंगा कि बाबा जी का आप एड्रेस दीजिए, कैसे संपर्क किया जा सकता है। वो हम मुझे ज़रूर बता देंगे। अब रात को तो मैं गया था, लेकिन जब मैं दिन में जाता हूँ ना उस कॉलोनी में, अब कहाँ कौन से घर में गए थे, अब गली गली मुझे दिखाई दे रही थी। अब किससे पूछूं? अब मैं एक दो लोग से पूछता हूँ कि देखिए, ये परसों तरसों रात में एक बाबा जी आए थे, रात के टाइम में आप लोगों ने किसी ने देखा था कि कौन से घर में गए थे? सब ने मना कर दिया कि नहीं भाई, अब रात के टाइम में यहाँ कौन से बाबा जी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग का वहम है। आप सब कोई मना कर देता है। तब मैं चिंता में पड़ जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अब भी इस आत्मा से छुटकारा कैसे पाऊँ। आखिरकार अब रोज़मर्रा का काम तो करना ही था, टैक्सी चलाना ही था। इसके बाद अपने काम पर लग जाता हूँ, पैसा तो कमाना ही पड़ता। जिस काम के लिए मैं शहर में आया था अपने गांव छोड़ करके, वो काम तो पूरा करना ही था। रात को 11 बजे मैं आखिरी सवारी स्टेशन पर छोड़ता हूँ और इंतज़ार करने लगता हूँ। लेकिन जब पता करता हूँ तो उस टाइम कोई ट्रेन नहीं थी। अब सुबह में थी 4 बजे के। मुझे लगना कि इतना लंबा कौन इंतज़ार करेगा, चलो अब घर पर चलते हैं। लेकिन जैसे ही घर का सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि प्रेतात्मा तो मेरे बगल में बैठी होगी, क्यों ना इससे पूछ लिया जाए। अब मैं कहता हूँ कि आप मेरी टैक्सी में बैठी हो, मुझे मालूम है, तो जैसे आप मुझे दिखाई दी थी, अब इस बार भी दिखाई दे दो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी, ना मैंने उसका आवाज़ सुना था। मैं कई बार उसको आवाज़ दिया था, कई बार बोला था कि आप मेरे सामने में आ जाइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन वो बिल्कुल सामने नहीं आई, ना उसने मुझे कोई जवाब भी दिया था। आखिरकार अपने कॉलोनी में आता हूँ, टैक्सी खड़ा करता हूँ और फिर अपने कमरे में मैं अब पानी वानी पी करके अब फिर उस लड़की कहता हूँ कि देखिए, ये जो चारपाई है ना, आज मैं इस पर नहीं सोऊंगा। मैं साफ़ सुथरा कर देता हूँ ताकि आपको आराम मिल सके। मैं जानता हूँ कि आप मेरी मेहमान हैं और कुछ दिन तक आप मेरे घर में रहेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जब तक आप रहें, चैन से रहें, आराम से रहें। ना मैं आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाऊँगा, ना आप मुझे तकलीफ़ पहुँचाइएगा। इसके बाद मैं एक कपड़ा लेता हूँ, ज़मीन पर बिछा करके और सो जाता हूँ। कुछ देर मैं ज़रूर चारपाई पर निगाह रखता हूँ कि वो लड़की आई कि नहीं आई, सोई कि नहीं सोई। लेकिन मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता है। अब फिर मुझे नींद आ जाती है, सुबह ही नींद खुलती है। मैं उस बिस्तर पर जाता हूँ और तब मुझे आभास होता है कि सोया तो ज़रूर था, क्योंकि चादर अब इधर उधर फैले हुए थे। हो सकता है कि लड़की आई भी हो, या हो सकता है कि हवा से इधर उधर हो गया हो। अब शंका तो थी मन में, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर मैं आवाज़ देता हूँ उसको कि आप मेरे कमरे में हो ना, मुझे पता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ अपने भविष्य के बारे में। आपने मुझसे कहा था कि तुम्हारा भविष्य अब बिल्कुल बदलने वाला है, चमकने वाला है, और जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। तो कितने दिन में वो सही टाइम आएगा, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। कब तक मैं टैक्सी चलाता रहूँगा, कब तक धक्का खाता रहूँगा, कब मेरी किस्मत बदलेगी, अब बदलेगी तो कैसे। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया था, ना तो मुझे नज़र आई थी और ना कोई उत्तर। आखिरकार रोज़मर्रा का काम, नहाना धोना, और फिर उससे मुझे डर अब लगता भी नहीं था। ना तो नज़र आती थी, ना मेरे किसी सवाल का जवाब देती थी, हमेशा अदृश्य रहती थी। लेकिन मुझे आभास था, उसने अपनी मुँह से कहा था कि मैं तुम्हारे पास में ही हूँ हमेशा। अब मैं जानता था कि जहाँ मैं जाता हूँ ना, मेरे आस पास में रहती है। ओ बाबा जी कब मिलेंगे, कब मिलेंगे बाबा जी। मैं बाबा जी का ढूंढने के लिए अब ज़्यादातर स्टेशन का चक्कर काटा करता था। मुझे लगता था कि बाबा जी इसी स्टेशन पर आते हैं, कभी ना कभी तो मुझे मिलेंगे। और मैं दूसरे घर पर जहाँ मैं गया था ना, वहाँ पर भी मैं जाता हूँ ना, तो उस कॉलोनी को मैं भूल जाता हूँ, अलग कॉलोनी में चला जाता हूँ। मैं उस घर को पहचान नहीं पाता हूँ। जिस घर के सामने मैं टैक्सी रुका था, मैं उस घर को पहचानता भी नहीं। 2-3 कॉलोनी छांट लेता हूँ। लेकिन रात का टाइम था ना, इसलिए मैं ज़्यादा देखा भाला नहीं था, ना कोई पहचान मैंने अपने दिमाग में रखा था।
मतलब मैं बुरी तरह से इस आत्मा के चक्कर में फंस गया था। अब तो एक बाबा जी थे, और जब वो मुझे मिल जाते तब इसकी समस्या का समाधान हो सकता था। अब इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, रोज की तरह। अब बिस्तर साफ सूफ करके रात को मैं खुद चारपाई पे सोता नहीं था। मैं उस प्रेतात्मा को कहता था कि आप इस पर आराम कर लीजिए। अब मैं जमीन पर सो जाता था। मैं उससे खाने के लिए पूछता था कि आप कुछ कहिए, जो भी आपको लगता है कि आपको खाना चाहिए, मैं जरूर प्रबंध करा दूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई जवाब मिलता ही नहीं था, ना तो मेरे सामने में आती थी। लगभग 15 दिन अब गुजर गया था। मैं तो भूल गया था कि मेरे साथ में कोई प्रेतात्मा भी रहती है। जब नज़र नहीं आती है, ना आभास कराती है, तो इंसान भूलने ही लगता है। अब एक रात को मैं स्टेशन पहुंचता हूँ। ज़्यादातर मैं अब स्टेशन की सवारी लिया करता था, स्टेशन की तरफ ही ज़्यादा जाता था। कहीं गलती से बाबा जी मुझे दिख जाए, इसके बाद तो मेरा काम हो ही जाएगा। स्टेशन जाता हूँ, और तब 2 नौजवान लड़के मेरी टैक्सी में आ जाते हैं। एक लंबी दूरी थी, एक गांव के साइड में वो जाना चाहते थे। और जब मैं उनको लेके चलता हूँ, और जब वो गांव करीब आता है ना, और तब टैक्सी रुक जाती है। टैक्सी स्टार्ट ही नहीं होती है। अब बिल्कुल गांव का करीबी मामला था। अब वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, कहते हैं कि टैक्सी स्टार्ट करो। अब मेरे बस का थोड़ी था, मैं पूरा इंजन देख लेता हूँ। अब मैं भी डर गया था वो सुनसान जगह पर। अब मैं तो डर गया था कहीं ये प्रेतात्मा यहाँ पर भी ना हो, जैसे उस रात को मेरे साथ में हुआ था, कहीं खेल ना हो जाए। वो जाना चाहते थे कि छोड़ो, हम ये तो दिख रहा है कॉलोनी, ये घर दिख रहा है, हम चले जाएंगे। लेकिन कहता हूँ बाबू रुक जाओ। मुझे डर लगता था कहीं इनके जाते ही कोई प्रेतात्मा ना जाए, या फिर उस रात जैसा मंजर ना खड़ा हो जाए। मैं बेहद डरा हुआ था। वो जाना चाहते थे, लेकिन मैं कहता था बस 2 मिनट, बस 2 मिनट रुकिए। और वो 2 मिनट कभी ख़त्म नहीं होता था। मैं समय को पास कर रहा था। मैं फ्यूज निकालता था, लगाता था, तार को इधर उधर करता था, सेल्फ मारने की कोशिश करता था। और कई बार उन लड़कों को कहता था कि आप ज़रा स्टीयरिंग संभाल लीजिए, सेल्फ लगाइए। समय निकलता जा रहा था कि कोई गाड़ी नज़र आ जाए, कोई साधन इस रोड पर मिल जाए, ताकि मैं उससे मदद मांग सकूं। लेकिन रोड बिल्कुल सुनसान था, ऐसा ही मुझे प्रतीत हो रहा था उस टाइम में। और तब वो लड़का दोनों के दोनों नाराज हो जाते हैं, अपना सूटकेस वगैरह उठाते हैं, छोटे छोटे ब्रीफ केस जैसा था, और फिर वो लेकर के चल जाते हैं। मैं उनको रोकते रहता हूँ, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। अब वो जाने के बाद में फिर मैं अपना टैक्सी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टैक्सी स्टार्ट नहीं होती है। बड़ा परेशान हो जाता हूँ। अब मुझे डर लगता है कि कहीं उस रात जैसा कुछ कांड ना हो जाए। घबराहट हो रही थी। तब मुझे लगा कि अरे प्रेत आत्मा तो है टैक्सी में, क्यों न इससे मदद लिया जाए। अगर सामने आ जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। मैं उस प्रेतात्मा को आवाज़ देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप मेरी टैक्सी के अंदर हैं या मेरे आसपास में खड़ी हैं। मेरी टैक्सी में हुआ क्या है, क्या हुआ है? क्या यहाँ पर कोई प्रेतात्मा है जो मेरी टैक्सी को खराब किया है? और तब पिछली जो सीट पर बैठती थी ना, उस तरफ निगाह मारता हूँ, और तब वो मुझे दिख जाती है। जैसे दिखती है ना, मैं भाग के उसके पास जाता हूँ। वो गेट खोल करके नीचे उतर चुकी थी, और कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रेतात्मा नहीं है, तुम डरो मत, अपनी टैक्सी स्टार्ट करो और फिर अपने कॉलोनी की तरफ चल दो, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। मैं काफ़ी दिनों के बाद में देखा था, उसके चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं था। जो कपड़ा पहने हुए थी वैसे ही कपड़ा आज भी उस पर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि एकदम साफ सुथरा है, गंदगी तो उसमें थी ही नहीं। और उसकी आंखें वैसी ही बड़ी बड़ी, जब हवा चलते थे तो बाल लहराता भी था। वो कहती है टैक्सी स्टार्ट करो, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। आखिरकार जब मुझे बोलती है तो मुझे लगता है कि चलो ये बोल दिया तो एक बार टैक्सी को ट्राई कर लेते हैं। मैं सेल्फ घुमाता हूँ 1-2 बार, और आखिरकार टैक्सी स्टार्ट हो जाती है। मुझे लगा कि क्या हुआ था, इतनी देर में परेशानी में रहा, लड़के को रोका रहा, मैं डरता भी रहा, और तब मैं इस प्रेतात्मा को भूल ही गया था। और तब सोचने लगा अरे कैसे मैं बुला सकता था, वो सवारी थी, सवारी डर जाती, वो तो पहले ही भाग जाती।
तब मैं प्रेतात्मा से कहता हूँ कि आखिर मेरी टैक्सी को हुआ क्या था। तब कहती कुछ नहीं हुआ था, मैंने ही खराब किया था, मैं जानबूझकर तुम्हारी टैक्सी को रुका था। वो जो दोनों लड़के थे ना, वो समझ लो तुम्हारे लिए खतरा पैदा करने वाले थे, तुम पर मारपीट करते और तुम्हें बहुत परेशान भी करते। अगर तुम उनके साथ उनके घर तक या उनके ठिकाने तक चले जाते, वो सही लोग नहीं थे, इसलिए मैंने टैक्सी को खराब कर दिया था। मैंने तुम्हारी दूसरी बार अब जान को बचाई है। वो लड़के ठीक नहीं थे, गुंडा मावाली वो टाइप के थे, इसलिए मैं टैक्सी को रोक दिया। मैं अब उसकी तरफ चेहरा देख रहा था। वाकई में मैं तो उनको देखा तो ऐसा मुझे नहीं लगा था। ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, मेरे ही एज के थे, ऐसा खतरनाक भी नहीं दिख रहे थे। तब शायद वो मेरे मन की बात पड़ जाती है। कहती है, मैं बताई मेरी बात पर तुम भरोसा नहीं करोगे ना। अब मैं कहने लगा हाँ हाँ मैं करूँगा ना भरोसा। तब कह रही है कि कहाँ कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, वो लड़के कैसे बदमाश हो सकते हैं। अरे वाकई में वो बदमाश थे, किसी गिरोह के सदस्य थे, वो तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ भी कर सकते। यहाँ तो तुम्हारा किराया भी दे दिया, अगर अपने ठिकाने पे चले जाते ना तो तुम्हें किराया भी नहीं देते और तुम्हारे साथ मारपीट भी करते, तुम्हें तकलीफ भी देते, भगा भी देते, तुम्हें चोट भी लगा सकते थे। इसलिए मैंने रोक दिया था। मैं उनकी मन की बात को पढ़ लिया था। तब मुझे लगा कि नहीं, तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब चलो भी, क्यों यहाँ पर बैठे हो। आखिरकार हम टैक्सी को मोड़ते हैं और फिर अपने कॉलोनी की तरफ। घर में आती है तब तक वो मुझे नज़र आती है। मैं उससे पूछता हूँ, डर तो लगा था जब वो लड़कों के बारे में बताई थी तो मैं पसीने में नहा गया था। खैर जब अपने कॉलोनी के पास आ जाता हूँ तब वो डर निकल जाता है। मैं उससे पूछता हूँ कि आपने मेरी भाग को बदलने की बात किया था, तो कब बदलेगा भाग। कहती है कि थोड़ा अभी टाइम का इंतज़ार करो और देखना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारा भाग तुम्हारे दरवाजे पर खुद ही दस्तक देगा। अब इसके बाद वो चुप हो जाती है। मैं उससे कई सवाल पूछना चाहता हूँ लेकिन वो किसी सवाल का जवाब नहीं देती है। आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ कि वो बाबा जी कब अब मुझे दिखाई देंगे, कब तक आएंगे, क्या तुम्हें उसका अंदाज़ा है। और तब कहती कि नहीं, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, मैं इनके बारे में विशेष नहीं जान पाती क्योंकि उनके अंदर में तंत्र मंत्र है, मैं उन तक पहुँच भी नहीं सकती। शांत हो गई थी। फिर मैं घर में अब बोलता हूँ कि जाइए चारपाई पर। मेरे सामने वो चारपाई पर गई थी और बैठी थी। और जब तक मैं दूसरी साइड से अब मैंने कोई सामान उठा रहा था, अब जब पलट कर देखता हूँ तो गायब एकदम, कोई था ही नहीं चारपाई पर। मुझे लगने लगा कि अब चारपाई पर सो चुकी है। और फिर मैं कुछ पल तो मुझे डर जरूर लगा था, लेकिन अपने डर को शांत करने लगा कि देखो ये हमारा मदद कर रही है, कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस रात भी मेरी मदद करके उस प्रेत से मुझे मुक्ति दिलाई थी। इस रात भी देखो गुंडे मवाली शायद उनके मन की बात पड़ गई थी। अगर मैं उनके ठिकाने पर जाता तो शायद लड़की सही कह रही थी, मुझे तकलीफ़ देते, मुझे किराया भी नहीं देते, मेरे साथ मारपीट भी करते, पैसा कौड़ी भी जो मैं कमाया था उसको भी छीन सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। चलो ये मेरे साथ में कोई तकलीफ़ नहीं देगी, मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। आखिरकार पूरा महीना गुजर जाता है। हाँ, उसके बाद वो मुझे फिर नज़र नहीं आती। मैं कई बार उसको आवाज़ दिया था कि आपसे कुछ पूछना है, लेकिन मेरे सामने में नहीं आती थी। पूरा महीना गुजर जाता है। हाँ, मैं ज़्यादातर बताया ना आपको, रेलवे स्टेशन पर मैं जाया करता था और आखिरकार बाबा जी का दर्शन मुझे नहीं हुआ था। कब आएंगे, कब मुझे मिलेंगे, मैं उनको तलाश करता रहता था। आसपास में देखा करता था स्टेशन पर खड़ा होकर के कि बाबा किसी प्लेटफार्म से अब उतर रहे होंगे, लेकिन जब वो नज़र नहीं आते हैं तो मैं निराश हो जाता हूँ। और एक रात फिर स्टेशन से सवारी लेकर के मैं चल पड़ा था और वो सवारी दूसरी कॉलोनी की थी। और जब दूसरी कॉलोनी में सवारी छोड़ देता हूँ और जब अपने कॉलोनी पर जाता हूँ, रात करीब 1 बज चुका था, मैं भी थका हुआ था, मुझे लगा कि अब आराम करना चाहिए। अब फिर मैं प्रेतात्मा को भूल ही जाता हूँ। जब मुझे दिखती नहीं है, ना मेरी कोई बात का जवाब देती है, तो फिर ऐसा एहसास होता है कि मेरे पास में
है ही नहीं। मैं जब अपने दरवाजे पर जाता हूँ और जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ तो दरवाज़ा खुलता नहीं है, जैसे कुछ ओट लगा हुआ है। जब मैं ओट की तरफ देखता हूँ कि कोई ईंट पत्थर तो नहीं है, कहीं से आ गया होगा, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि एक तो गठरी जैसा दिख रहा है, थैली जैसा दिख रहा है। किसका थैली है भाई, और मेरे दरवाजे पर क्या कर रहा है? मैं गठरी को उठाता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ और फिर रोशनी में लेके जाता हूँ। गठरी जैसे पुराने कपड़ों से बंधी हुई थी। और गठरी में क्या था, मैं जब खोल कर देखता हूँ तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उसमें कुछ रुपए भी थे और कुछ जेवर भी थे। अब इतना सब था कि मेरी गरीबी भी दूर कर सकता था। तो कौन मेरे दरवाजे पर फेंक गया, अपने मेरे दरवाजे पर कैसे आ गया? ऐसा कौन कर सकता है? ये धन को कौन मेरे दरवाजे पर डाल के गया है? किसका धन है? और तब मुझे उस प्रेतात्मा के कही हुई बात याद आ जाती है कि देखना, एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर अब खुद तुम्हारी किस्मत दस्तक देगी और वो टाइम जल्दी आने वाला है। कहीं प्रेतात्मा को तो काम तो नहीं है। ये प्रेतात्मा का क्या धरा मुझे लग रहा है, ये प्रेतात्मा ही हो सकती है। उसने मेरी शायद गरीबी को देखा है, नज़दीकी से देखा है कि मैं कितना परिश्रम करता हूँ और तभी मैं सही पैसा कमा नहीं पाता हूँ। उसको तो सब मेरे बारे में पता है, शायद उसने ही मेरा मदद किया है। और इसके बाद मैं उसको आवाज़ देने लगता हूँ कि तुमने ये धन दिया है, तुम एक बार मेरे सामने आकर के हाँ बोल दो। लेकिन वो नहीं आती। आखिरकार मैं खुश भी था और दिल धड़क भी रहा था। मैं सो नहीं पा रहा था। मैं ज़मीन पर बिस्तर अब लगा करके लेट चुका था। मैं यही सोच रहा था कि इतना सारा पैसा, इसमें तो जेवर भी है, आखिर किसने दिया होगा? कौन मेरे दरवाजे पर फेंक के गया होगा? ये प्रेतात्मा लड़की का काम है, इसी ने मेरे को मदद किया होगा। लेकिन सामने क्यों नहीं आ रही है? आखिरकार जब मैं सो जाता हूँ ना, और तब मैं गहरी नींद में हो जाता हूँ, और तब मैं सपना देखता हूँ, ख्वाब में जाता हूँ। ख्वाब में देखता हूँ कि वो प्रेतात्मा लड़की है और हम एक ऐसी सड़क पर हैं, हमारी गाड़ी रुकी हुई है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब वहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है। अब पेड़ के पास में वो लड़की खड़ी है। अब मुझे मेरा नाम लिख के पुकार रही है, शोभित शोभित, मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझे आवाज़ दे रहे थे ना, तुम मुझे पुकार रहे थे ना। देखो, आज से मेरा ये नया ठिकाना है, मैं यहीं पर रहती हूँ, मेरा घर आज से यहीं पर है। अगर तुम्हें मुझसे मिलना होगा तो तुम इस जगह पर आकर के मुझे आप आवाज़ दे सकती हो। मेरा घर आज से यही है, तुम गौर से देख लो और आओ भी। मैं उस लड़की को देखता हूँ, सपने में था तो डर तो लगता नहीं। अब मैं उसके तरफ दौड़ पड़ता हूँ और जाता हूँ और गुस्से में कहता हूँ कि तुमने मेरा घर छोड़ दिया, तुमने मेरा घर छोड़ दिया बिना बताए हुए। क्या वो बाबा जी आ गए थे? बाबा जी आ गए थे? और तब कहती नहीं नहीं, बाबा जी नहीं आए, शायद उनको मैं याद आ गई थी। अपनी जगह से शायद उन्होंने मेरे लिए जगह का चुनाव कर दिया था। अब मुझे आदेश दिया था कि तुम इस जगह पर, इस पेड़ पर जाकर रहो, आज से तुम्हारा ये नया घर है। तब मैं आ गई, लेकिन आते आते मैंने तुम्हारा मदद कर दिया, मैंने तुम्हें गरीबी से अब निकाल दिया हूँ। अब आज के बाद तुम गरीब नहीं रहोगे। अब तुम मेहनत करो, परिश्रम करो और जितना मैंने दिया है उसको आगे बढ़ाओ, इसको नुकसान मत पहुँचाना। और इसके बाद वो लड़की मेरे कान पकड़ती है और कहती है, तुम बहुत ही शरारती हो, हमेशा मुझे तंग करते रहते थे, पूछते रहते थे, सवाल पर सवाल करते रहते थे। तुम ऐसे ही हो, जैसा मैं हूं ना, तुम भी ऐसे ही हो, तुम बात करने में थकते नहीं हो। और इसके बाद जैसे मुझे लग रहा, मैं सपने में था कि जैसे मेरे कान को कोई खींच रहा हो। अगले पल मेरी आँख खुलती है तो एक पल वही लड़की मुझे मेरे पास में, मेरे बिस्तर पर अब नजर आ रही है और अगले पल जैसे धुआं में गायब हो जाती है। पसीने पसीने से मैं नहाया हुआ था और सपने के बाद एक एक शब्द मुझे सब पता था कि उस लड़की ने क्या क्या बोला था। अब शायद वो लड़की सही कह रही है, मेरे घर में नहीं है। शायद उस बाबा जी को पता लग गया कि अरे, मैं गलती से उस ड्राइवर के पास में उस आत्मा को छोड़ गया हूँ, न जाने उसके साथ में क्या कर रही होगी। याद आया होगा
तब अपने तंत्र मंत्र से उसको नया ठिकाना दे देते हैं। लड़की सच कर रही थी। आज के बाद वही पेड़ है जिसका घर है, उसी पेड़ पर रहती है। और मुझे तो माला माल कर गई। मुझे तो अमीरी से अब बाहर निकाल दिया। अब क्या, आज से टैक्सी चलाना बंद और अपने गांव के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा और जो करूंगा अपने परिवार के साथ मिलकर करूंगा। और इसके बाद एक दिन मैं टैक्सी जमा करता हूँ और फिर शाम की बस पकड़ करके और अपने घर आ जाता हूँ। और उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सब परिवार मिल करके हम एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और आसपास में ही, अपने गांव के आसपास ही सब लोग बराबर काम करते हैं। और वो जो हमारी गरीबी थी वो तो कब की दूर हो चुकी थी। मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी पत्नी भी हमारे काम में मदद करती है। वो भी पढ़ी लिखी है। सारे अकाउंट का काम अब वो ही संभालती है। तो दोस्तों, ये थी शोभित जी की अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है, कोई अपनी घटना आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपनी कहानी को, घटना को आप मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा और हाई वाले बटन को अवश्य दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।